नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़बानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम रवि चौधरी है। तो चलिए अब ये कहानी रवि चौधरी जी के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव कटिहार का रहने वाला हूं। पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 साल से यही काम करता आ रहा हूं। देश के कोने कोने की सड़कों पर मैंने सफ़र किया है, पर आज जो घटना मैं आप लोगों से बांटने जा रहा हूं वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक व डरावना वाक़या है। उस रात के गवाह बनते हुए अब साल बीत चुके हैं, फिर भी जब भी मैं उस रात की याद करता हूं तो रूह तक कांप जाती है। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे उस भयावह रात की बात सुनिए। ये सफ़र जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था। ठंड इतनी तेज़ थी कि सांस फंसने लगती थी। उस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास था। रोड के किनारे चाय पीकर ट्रक की तैयारी कर रहा था, और यही वो रात थी जिसने मेरी दुनिया ही पलट कर रख दी। मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री से माल लिया था, जो दरअसल कोलकाता की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करना था। मेरे साथ मेरा नया काशी आकाश था। उम्र लगभग 20-25 साल, हमेशा जोश से भरा और नौकरी का पहला लंबा सफ़र कर रहा था। उस दिन सुबह लगभग 7:30 बजे थी। 10 बजे हम नागपुर से ट्रक लेकर रवाना हुए। मौसम में हल्का कुहासा था, लेकिन सूरज की किरणें जमी हुई हवा को चीरती निकल रही थी। ट्रक में माल अच्छी तरह से बांधा गया था, दस्तावेज पूरे थे, और हमारी योजना थी कि अगली रात तक हम झारखंड के बॉर्डर तक पहुंच जाएं। मैंने आकाश से पहले ही कह दिया था, भाई ध्यान रखना, ये कोई शौक या मज़े की सवारी नहीं है। लंबा रास्ता है और बीच बीच में सड़कें बहुत खराब होंगी, सावधानी बहुत ज़रूरी है। नींद को मार डालना पड़ेगा। अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत बताना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद आप बस सिखाइए, मैं तैयार हूँ। दिन का सफ़र बिल्कुल सामान्य रहा। नागपुर से निकलते ही हम भंडारा और फिर गोंदिया की तरफ बढ़े। सड़कें खुली थीं, ट्रैफिक बहुत कम था। रास्ते में हमने खेतों, छोटे कस्बों और उन इलाकों से गुजरा जहां अक्सर मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। ट्रक में रेडियो लगातार चलता रहा। आकाश कभी सिगरेट मांगता, कभी चाय के लिए कहता। मैं हंसते हुए उसे टालता रहा। लेकिन जैसे ही दोपहर के लगभग 3 बजे हम जंगलों वाले इलाके में प्रवेश किए, जो गढ़चिरौली के पास पड़ता है, वातावरण अचानक बदल गया। सड़क संकरी हो गई थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जैसे आसमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। हवा भी अजीब तरह से ठंडी और स्थिर थी, मानो जंगल खुद हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। रास्ता पूरी तरह खामोश था, इतनी खामोशी कि ट्रक की गड़गड़ाहट भी कानों को असहज रूप से तेज लगने लगी थी। शाम के करीब 7 बजे का वक्त था। हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास थे। सूरज ढल चुका था और कुहासा अब धीरे धीरे घना होता जा रहा था। मैंने ट्रक की लाइट ऑन की और स्पीड थोड़ी कम कर दी। तभी सामने से एक ट्रक दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी ने हमारी आंखों को कुछ पल के लिए चौंका दिया। जैसे ही वो पास आया, वो धीरे धीरे बाईं ओर रुका। क्या हुआ उस्ताद? आकाश ने पूछा। देखो, ट्रक रुका है, शायद बात करनी है, मैंने कहा। मैं ट्रक से बाहर निकला। सामने वाला ट्रक रंग में थोड़ी फीका लग रहा था, लेकिन नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी, झारखंड नंबर। खिड़की से एक आदमी सिर बाहर निकाले खड़ा था। उम्र लगभग 45-50 साल की लगी। माथे पर गमछा बंधा हुआ था, मूछें मोटी और आंखें अंदर की तरफ घुसी हुई थीं। किधर जा रहे हो भाई? उसने पूछा। कोलकाता सीमेंट लेकर जा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अभी आगे 5 किलोमीटर बाद भारी ट्रैफिक है। हवा अचानक सन्नाटे जैसी हो गई। उसकी आवाज में कोई अजीब ठंडक थी, जो सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डियां कंप कपा गईं। उस पल मुझे एहसास हुआ
कि ये कोई साधारण सड़क की मुलाकात नहीं थी। रात भर फंसे रहोगे। मैंने भौएं चढ़ाई। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूं, जाम है। 2 दिन से गाड़ियां हिली नहीं। उसने एक अजीब मुस्कान दी। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। मैं खुद भी यहीं से आता हूं। जंगल के बीच से शॉर्टकट निकलता है। सीधे तुम बीजापुर के पास वाली लिंक रोड पर पहुंच जाओगे। टाइम भी बचेगा और ट्रैफिक से भी बचोगे। आकाश अब ट्रक से नीचे उतर चुका था। उसने उत्साहित होकर कहा, उस्ताद, रास्ता छोटा है तो क्यों ना ट्राई करें। मैंने उस ड्राइवर की आंखों में देखा। वो अब भी अजीब तरह से शांत और गंभीर था। तू खुद उधर से आया है? मैंने पूछा। हर बार वहीं से जाता हूं। 10 साल से उसी रूट का पक्का ड्राइवर हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने आकाश की तरफ देखा। वो सिर हिला रहा था, थोड़ी चिंता के साथ। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने फैसला लिया। ठीक है, तू आगे आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। वो फिर हंसा और उसकी हंसी में कुछ अजीब ठंडक थी। नहीं भाई, मेरा ट्रक खाली है, उसने कहा और फिर अचानक ही अपने ट्रक में चला गया। उस पल मुझे अजीब सा डर लगा। जंगल की खामोशी, उसकी अजीब मुस्कान और रात का अंधेरा, सब कुछ असामान्य सा लग रहा था। मैं इधर रुकूंगा, लेकिन तुम सीधे इसी मोड़ से दाहिने मुड़ो। 4 किलोमीटर बाद एक कच्ची सड़क आएगी, वहीं से शॉर्टकट शुरू होता है। हमने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूरी पर मोड़ आया और मैंने ट्रक को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। धीरे धीरे गांव की बस्ती पीछे छूट गई। अब हम एक वीरान तंग रास्ते पर थे। दाएं बाएं सिर्फ पेड़ और बिजली के खंभे थे। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। मोबाइल धीरे धीरे नो सर्विस दिखाने लगा। उस्ताद, आपने सही किया ना? आकाश ने फुसफुसा कर पूछा। मैंने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, अब तो बस उम्मीद ही है। करीब आधा घंटा बीत गया। हम उस सुनसान जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। एक रास्ता थोड़ा सीधा था, पक्का, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा। दूसरा कच्चा था और गीली मिट्टी से ढका हुआ लग रहा था। हवा ठंडी और भारी थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सड़क पर चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। उस अंधेरी खामोशी में मुझे अचानक लगा कि किसी की निगाहें हम पर हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, धोती कुर्ता पहने, हाथ में लाठी लिए। मैंने ट्रक धीरे किया और खिड़की से झांक कर पूछा, बाबा, कोलकाता वाली रोड किधर जाएगी? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस अपनी लाठी से कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन उसने केवल धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। ठीक है बाबा, धन्यवाद। मैंने ट्रक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ा। आकाश ने धीरे से पूछा, उस्ताद, आपको यकीन है कि यही रास्ता है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, बूढ़े लोग झूठ नहीं बोलते बेटा। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर। उस समय मैं नहीं जानता था कि आज की रात बूढ़ों के भी चेहरे छलावे से भरे हो सकते हैं। जैसे ही ट्रक उस कच्चे रास्ते पर मुड़ा, मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। शायद ये शॉर्टकट हमें जल्दी हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। आकाश मेरे बगल में बैठा हुआ था। वो अब कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। शायद ये भी महसूस कर रहा था कि आगे का रास्ता अब सामान्य नहीं रहेगा। वरना आकाश हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई बात जरूर करता था, लेकिन अब वो लगातार बाहर झांकते हुए जैसे कुछ सोच रहा हो। सड़क धीरे धीरे उबड़ खाबड़ होती जा रही थी। पहले तो हल्की मिट्टी और छोटे पत्थर ही थे, लेकिन अब ट्रक ऐसे झूल रहा था जैसे किसी टूटी फूटी पगडंडी पर चल रहा हो। ट्रक के टायर नीचे से मिट्टी को चीरते हुए निकल रहे थे और ट्रक के अंदर हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। उस्ताद, अगर यही रास्ता है तो फिर इसे क्यों नहीं बनाया ठीक से? आकाश की आवाज में अब डर झलक रहा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, शॉर्टकट का मतलब ही होता है कि उसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जंगल में रास्ते ऐसे ही होते हैं। पर सच कहूं तो मुझे भी अब धीरे धीरे कुछ अजीब सा लगने लगा है। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं दिख रहा था और आवाजें भी शांत थीं। बस ट्रक के टायर और इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। करीब 15-20 मिनट इसी सुनसान रास्ते पर चलते रहने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। सड़क थोड़ी चढ़ाई पर जा रही थी और दोनों तरफ पेड़ों की घनी कतारें खड़ी थीं। हवा ठंडी और स्थिर थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे एक दूसरे से टकराते हुए डर पैदा कर रही थीं। उस पल मुझे लगा, अब यह जंगल हमारे लिए केवल रास्ता नहीं, बल्कि किसी रहस्य और खतरे की दहलीज बन गया था।
जंगल के उन पेड़ों के ऊपर कोहरा ऐसा लिपटा था जैसे किसी ने वहां सफेद चादर बिछा दी हो। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी, लेकिन कोहरे की वजह से रोशनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उजाला ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट रहा हो। कुछ ही दूरी पर ट्रक अचानक अपने आप धीमा हो गया। मैंने फिर भी गैस दबाई, लेकिन ट्रक जैसे खींचता हुआ चल रहा था। क्या बात है उस्ताद? आकाश ने पीछे से पूछा। पता नहीं, ट्रक खुद ब खुद भारी लगने लगा है, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। मैंने जवाब दिया। रुको, मैं उतर के देखता हूं। आकाश जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रक पूरी तरह रुक गया। कुछ ही सेकंड में आकाश वापस आया, हाथ में टॉर्च लिए। टायर तो ठीक है, पंक्चर नहीं है, उसने कहा, आवाज में हल्की घबराहट। लेकिन मिट्टी बहुत चिपचिपी है, लगता है ट्रक धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। मैंने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया, पर कोहरे और पेड़ों की छाया से रास्ता और भी डरावना लगने लगा। उस पल मुझे लगा, यह सिर्फ रास्ता नहीं, कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी उतर आया और जमीन की तरफ देखा। टायर सच में थोड़े गहरे धंसे हुए थे। मिट्टी काली और गीली थी और रंग ऐसा अजीब था कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमें लगा कि पीछे से कोई आवाज आई। हम दोनों घुरे, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ खड़े थे और उन पर जमी नमी सरसरा रही थी। फिर दूसरी तरफ से हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने झाड़ियों को धीरे धीरे छुआ हो। आकाश मेरी तरफ झुकते हुए बोला, यहाँ कोई है उस्ताद? मैंने तुरंत कहा, टॉर्च बंद कर और चुप रहे, चल ट्रक में वापस। हम दोनों जल्दी जल्दी ट्रक में लौट आए। मैंने चाबी घुमाई, एक झटका, फिर सन्नाटा। दूसरी बार चाबी घुमाई, इंजन गड़गड़ाया, लेकिन फिर भी ट्रक चालू नहीं हुआ। तीसरी बार जब मैंने जोर से चाबी घुमाई, तभी अचानक ट्रक के ऊपर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से भारी पत्थर फेंक दिया हो। हवा ठंडी हो गई और कोहरे के बीच कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें घूर रहा हो। आकाश कांपते हुए पीछे मुड़ा और मैं भी अपने हाथों में टॉर्च कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे लगा, यह सिर्फ सड़क का डर नहीं था, कुछ जीवित और भयानक हमारे पीछे था। आकाश चौंक गया। उस्ताद, ऊपर कोई है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। शायद पेड़ से कुछ गिरा हो, मैं देखता हूं, मैंने जवाब दिया। मैं खिड़की से सिर बाहर निकाला और ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ की शाखाएं थीं, हिलती हुई नहीं, एकदम स्थिर। हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। ट्रक से बाहर मत निकलना, मैंने सख्त आवाज में कहा। अब डर की ठंडी दस्तक हमारे अंदर बज रही थी। मैंने एक बार फिर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने गड़गड़ाहट की और ट्रक चालू हो गया। चलो, मैंने कहा। बिना देर किए गियर बदला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। टायर मिट्टी को चीरते हुए खुद को बाहर निकाल रहे थे और ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। हम दोनों चुप थे। ट्रक के अंदर ना रेडियो की आवाज थी, ना कोई बातचीत, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर का सन्नाटा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े और अचानक हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सामने एक बहुत पुराना टूटा फूटा बोर्ड लगा था। कोहरे और अंधेरे में वो बोर्ड और उसके आसपास का दृश्य कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बोर्ड हमें चेतावनी दे रहा हो, आगे मत बढ़ो। बोर्ड पर कुछ लिखा था, लेकिन कोहरे और धूल के कारण कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरकर बोर्ड देखने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश धीरे से बोला, उस्ताद, मुझे लगता है ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर खुलकर दिख रहा था। हमें वही रास्ता लेना चाहिए था जिसे हम जानते थे। जो इंसान रास्ता बदलता है, वो मंजिल भी बदल बैठता है, मैंने धीमे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूं। सच में यही तो सच है। अब क्या करें? आकाश ने भड़कते हुए पूछा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो वापस मुड़ेंगे, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है। जैसे ही ट्रक उस पुराने जर्जर बोर्ड को पार करके थोड़ा आगे बढ़ा, अजीब सी बेचैनी मेरे भीतर फैलने लगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल समय को रोक चुका हो या शायद उल्टा चल रहा हो। सांसें अजीब तेज हो रही थी और हर पेड़, हर झाड़ी मेरे सिर पर किसी की निगाहें होने का एहसास दे रही थी। पेड़ों की ऊंचाइयां अब और ज्यादा भयानक लगने लगी थी। उनकी टहनियां इतनी घनी थीं कि ऊपर का आसमान बिल्कुल गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में जा रहे हों, लेकिन ये सुरंग मिट्टी की नहीं, पत्तों और परछाइयों की बनी हुई थी। आकाश अब बहुत कम बोल रहा था। उसका चेहरा काले पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें बार बार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। क्या देख रहा है बार बार? मैंने टोका। वो धीमे स्वर में बोला, उस्ताद,
ऐसा लग रहा है कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस पेड़ों के पीछे हर बार जब मैं देखता हूँ वो छुप जाता है। मैंने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली और कहा, तेरा वहम होगा। लेकिन खुद को झटकते हुए मैं महसूस कर रहा था मेरे हाथ भी अब पूरी तरह स्टीयरिंग पर थमे हुए नहीं थे। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो ना दिख रहा था और ना छू रहा था, लेकिन दोनों की रूह में एक ही डर बैठ गया था। सन्नाटा, घना कोहरा और पेड़ों की भयावह परछाइयां, जैसे जंगल खुद हमें निगलने की तैयारी कर रहा हो। करीब आधा घंटा बीत चुका था। हम उसी कच्चे घने जंगल वाले रास्ते पर थे, पर अब कुछ अजीब हो रहा था। हम एक मोड़ पार कर रहे थे और मैं अचानक चौंक गया। सामने वही टूटा फूटा बोर्ड फिर से खड़ा था। ब्रेक मारा। आकाश ने देखा और डर के मारे कांपते हुए बोला, ये तो वही जगह है, हम यहाँ पहले आ चुके हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल वही बोर्ड, वही मोड़। मैं ट्रक से उतरा और बोर्ड की तरफ गया। इस बार थोड़ी नमी कम थी। मैंने उंगली से धूल पोंछी। नीचे से लिखा हुआ दिखाई दिया, गरिया घाट जंगल क्षेत्र, चेतावनी, रात में प्रवेश ना करें। मैंने दांत कस लिया और बड़बड़ाया, हम घूम रहे हैं। आकाश भी ट्रक से नीचे आया, भय से कांपते हुए। उस्ताद, ये जगह कुछ गड़बड़ है। हम गोल चक्कर में क्यों घूम रहे हैं? जीपीएस काम नहीं कर रहा और फोन में नेटवर्क भी नहीं। मैंने चारों तरफ देखा। रास्ता वैसा ही था, पेड़ वही, झाड़ियां वैसी ही, और हवा में अब अजीब सी ठंडी सिहरन फैल गई थी, जैसे जंगल ने हमें पकड़ लिया हो और हम उसके जाल में फंस चुके हों। लेकिन अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि हम कहीं फंस चुके हैं। हमने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया। इस बार मैंने हर मोड़ पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। मैंने मोड़ों की गिनती शुरू कर दी। पहला मोड़ बाएं, दूसरा मोड़ दाएं, तीसरा फिर से बाएं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर टेढ़ा पत्थर अब मुझे पहचान में आने लगा था, जैसे हम ये सब कुछ पहले भी देख चुके हों। उस्ताद, मैं नहीं रुकूंगा अब, हमें ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आकाश की आवाज में अब डर नहीं, गुस्सा झलक रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ट्रक है, साइकिल नहीं, कहाँ ले जाएगा इसे? मैंने कड़क स्वर में कहा। वो चुप हो गया। फिर एक और मोड़ आया और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार था। वही धोती, वही लाठी, वही चुपचाप खड़ा चेहरा। लेकिन अब उसके कपड़े और भी गंदे, फटे और जर्जर दिख रहे थे। उसकी आंखें अंदर की तरफ झुकी थीं और हर नजर में एक अजीब ठंडी सिहरन थी जो सीधे रूह तक उतर रही थी। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें इस बार पूरी तरह बंद थीं। वो खड़ा था, बिना किसी हिलचाल के, जैसे हवा में भी ठहरा हुआ हो। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस धीरे धीरे उसके पास से गुजर गया। आकाश की कांपती आवाज में बोली, उस्ताद, ये वही है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां से गायब हो चुका था। अब हम दोनों समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य रास्ता नहीं है। आगे की सड़क पर कोहरा और भी घना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा हमारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि आगे से रास्ता तय कर रहा हो। मैंने ट्रक रोक दिया। अब क्या करें? आकाश ने डर के मारे पूछा। मैंने धीमे लेकिन पुख्ता स्वर में कहा, अब बस एक ही तरीका है, पीछे चलो, जहां से आए थे वहीं लौटेंगे। सन्नाटा, घना कोहरा और पेड़ों की भयावह परछाइयां, जैसे जंगल ने हमें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। हमने ट्रक मोड़ा और पीछे की ओर चल पड़ा। 10 मिनट चला, 15 मिनट चला और फिर सामने वही टूटा फूटा बोर्ड खड़ा था। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने डर के मारे पूछा, हम बाहर नहीं निकल सकते क्या? मैंने गर्दन झुका ली। हम दोनों अब पूरी तरह समझ चुके थे कि ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये रास्ता अब हमसे खेल रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक के अंदर की हवा अब बंद होने लगी थी। मैंने कहा, चल थोड़ा ट्रक से नीचे उतरते हैं, दम घुट रहा है। हम दोनों ट्रक से बाहर निकले। ठंड इतनी तेज थी कि हमारी सांसें धुआं छोड़ रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाई
आकाश जमीन पर बैठ गया, कांपते हुए। उस्ताद, अगर ये रास्ता सच में हमें पकड़ चुका है तो क्या हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? उसने फड़फड़ाते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मेरे पास अब कोई जवाब बचा ही नहीं था। जंगल में सन्नाटा, कोहरा और अंधेरा, जैसे हर चीज हमें अपनी तरफ खींच रही हो। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरकर उस वीरान जंगल के किनारे खड़े थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और सब कुछ थम सा गया हो। ठंड इतनी गहरी थी कि हाथ जेब में डालने के बावजूद उंगलियां बर्फ जैसी हो गई थीं। मैंने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और दूर जंगल की तरफ देखा। हर तरफ एक जैसी चीजें, पेड़, पत्ते, कोहरा, और उनके बीच कुछ ऐसा जो बार बार दिखाई नहीं देता लेकिन हर बार महसूस होता था। उस्ताद, आकाश ने धीमे स्वर में कहा, आपको भी लग रहा है ना जैसे कोई हमें देख रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। सच में मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा था। हम वापस ट्रक में चढ़ गए। इस बार मैंने ट्रक के शीशे बंद कर दिए, केबिन लॉक किया और अंदर की लाइट जला दी। ट्रक की हल्की रोशनी में आकाश का चेहरा और भी थका हुआ और भयभीत दिख रहा था। थोड़ा सो लें, मैंने कहा। जब दिमाग थकता है तो डर भी ज्यादा महसूस होता है। अंधेरे में ट्रक की रोशनी जैसी एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया बन गई थी, लेकिन बाहर का जंगल अब भी अपने भयानक रहस्यों को छुपाए खड़ा था। सोने की हिम्मत नहीं है उस्ताद, उसने धीरे से कहा। नींद आए भी तो सपना वही आएगा जो अभी बाहर चल रहा है। करीब आधा घंटा बीत चुका था। ट्रक स्टार्ट था, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे थे। हमारा नक्शा, जीपीएस, मोबाइल सब बेकार हो चुका था। तभी ट्रक की छत से अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई चीज ऊपर से सरक रही हो। हमने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन ट्रक की छत अंदर से पूरी तरह स्थिर थी। आकाश ने मेरी तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। कोई ऊपर चढ़ा है क्या? उसने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। आकाश ने कहा, मैं उतर के देखता हूं। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब ट्रक से बाहर कोई नहीं जाएगा, कम से कम रात के इस वक्त नहीं। कुछ ही देर बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। एक बार फिर बंद हुई, फिर खत चालू हो गई। मैंने स्विच देखा, बंद ही था। उस्ताद जी, तो बंद है। फिर लाइट अपने आप। आकाश की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ट्रक का इंजन बंद करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। क्या हम रुके रहें? आकाश ने डरते हुए पूछा। जब तक सूरज ना निकल जाए कोई ट्रक से बाहर नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा और किसी आवाज पर ध्यान नहीं देगा, मैंने धीमे लेकिन पुख्ता स्वर में कहा। आकाश ने सिर हिला दिया। रात बीत रही थी या शायद रुक गई थी, क्योंकि घड़ी में समय वहीं का वहीं अटका हुआ था। 2:17 सुबह। मैंने आकाश को झटका दिया। सेकंड की सुई घूमी, फिर रुक गई, फिर उल्टा घूमी। मैंने घड़ी उतार दी। अब मुझे यकीन हो गया था हम किसी सामान्य रास्ते पर नहीं थे, हम किसी जगह में फंस चुके थे। तभी ट्रक के शीशे पर ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से अपनी उंगली से खटखटा रहा हो। हम दोनों एक साथ सन रह गए। सन्नाटा, ठंड और घना कोहरा सब एक डरावने इंतजार में घिरा हुआ था। हम दोनों बुत बन गए। मैंने शीशे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। देखो मत, मैंने आकाश से कहा, पर उसने धीरे से कहा, उस्ताद मुझे पीछे से कुछ दिखा, एक परछाई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें फटी हुई थी। परछाई कहाँ? मैंने घबरा कर पूछा। शीशे के पार बाईं ओर पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर से आई, इस बार ट्रक के दूसरे शीशे पर। आकाश अब रोने लगा। उस्ताद, हमें क्यों फंसाया गया है? उसने कांपते हुए पूछा। क्योंकि हमने उस अजनबी ड्राइवर की बात मान ली, जिसने हमें शॉर्टकट पर भेजा। अगर वो इंसान होता तो अब तक कहीं ना कहीं दिखता, मैंने धीमे स्वर में कहा। हम दोनों चुप हो गए। ट्रक के बाहर अब भी ठक ठक की आवाजें लगातार आती रहीं, जैसे कोई छाया हमारे चारों ओर घूम रही हो।
और हम केवल उसे महसूस कर सकते थे, पर पकड़ नहीं सकते थे। हर बार अलग अलग शीशे पर जैसे कोई धीरे धीरे हमें पूरे ट्रक में घेर रहा हो। तभी एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसा रहा हो, निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मैंने हनुमान जी का नाम मन ही मन लिया, आकाश को कंधे से पकड़ लिया। आंखें बंद कर, कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं देख रहा, मैंने धीरे कहा। हम दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे रहे, सांसें थमी हुई थीं। बाहर सिर्फ कोहरा और किसी की अजीब आहट। सुबह कब होनी थी हमें पता ही नहीं था। रात भी अब रात जैसी नहीं रही। घड़ी की सुई, मोबाइल का नेटवर्क और बाहर का वक्त सब जैसे थम गए हों। हम पूरी रात ट्रक केबिन में ही बैठे रहे, न कुछ बोला न हिला, बस एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। और बाहर की थक थक फुसफुसाहटें और परछाइयां अंधेरे कोनों में घुलती रहीं। तभी अचानक ट्रक की लाइटें झपकने लगीं और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हवा ठंडी और स्थिर हो गई, जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांस रोके हमारी ओर देखा हो। मैंने झट से इग्निशन ऑन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। क्या हो गया उस्ताद? आकाश ने घबराकर पूछा। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं, अब तो बैटरी भी डेड लग रही थी। आकाश मेरी तरफ लगातार देख रहा था, जैसे उसके अंदर अब कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मैंने खिड़की से झांका। बाहर का कोहरा अब हल्का हल्का हो रहा था। शायद सुबह होने वाली थी, लेकिन सूरज का कोई रंग आसमान पर नहीं था, सिर्फ हल्का हल्का नीला उजाला, पर उसमें भी अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कुछ अदृश्य ताकत हमारे चारों ओर मंडरा रही हो। अब क्या करें उस्ताद? आकाश ने डरते हुए पूछा। मैंने एक फैसला लिया, हम ट्रक यहीं छोड़ते हैं, पैदल ही कुछ किलोमीटर चलेंगे, शायद कोई गांव या सड़क मिल जाए। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन ट्रक? कोई चारा नहीं है, मैंने धीमे पर पुख्ता स्वर में कहा। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक से उतरकर उस वीरान जंगल की तरफ बढ़े। हर कदम पर कोहरा इतना घना था कि हमें अपनी ही हथेलियों की परछाई दिख रही थी। सन्नाटा, ठंडी हवा और कहीं न कहीं से आती अजीब फुसफुसाहटें। हमारे कदमों की आवाज भी जैसे पीछे किसी छाया को जगाने लगी हो। अगर बैठे रहे तो यहीं सड़ जाएंगे, मैंने खुद से कहा। ट्रक की चाबी निकालकर दस्तावेज संभाले और ट्रक के केबिन के अंदर का सामान देखा। एक टॉर्च, थैली में रखे 2 बिस्किट के पैकेट, पानी की आधी बोतल और एक पुरानी छड़ी जो कभी सामान खींचने के काम आती थी। ले, जो जरूरी हो वो ले ले। आकाश ने टॉर्च उठा ली। मैंने वो पुरानी छड़ी हाथ में ले ली। न जाने क्यों हाथ में पकड़ते ही एक अजीब सुरक्षा का एहसास हुआ। हमने ट्रक के दरवाजे बंद किए और पैदल चल पड़े। रास्ता अब और भी तंग हो गया था। पेड़ एक दूसरे की ओर झुके हुए थे, ऊपर से सूखी टहनियां जैसे हमारी राह रोकने की कोशिश कर रही हों। हमारे जूतों की आवाज सूखी पत्तियों पर पड़ रही थी और हर 2-3 मिनट में हम रुककर पीछे मुड़कर देखते। कोहरा अब और भी घना हो गया था। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार में बदलती और फिर गायब होती, जैसे कोई अदृश्य आंखें हमारी हर चाल को देख रही हों। आकाश धीरे से फुसफुसाया, उस्ताद, लगता है हम अकेले नहीं हैं। मैंने सिर हिला दिया। बस आंखें बंद रख और डर मत। लेकिन डर अब हमारे कदमों के साथ साथ चल रहा था। हर आवाज, हर हल्की सरसराहट हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी, क्योंकि वो एहसास कि कोई हमारे पीछे है अब आदत बन चुका था। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद हमें एक छोटी सी पगडंडी दिखाई दी, जो मुख्य कच्ची सड़क से अलग होकर दाईं ओर जा रही थी। वो रास्ता झाड़ियों के बीच से होकर नीचे की तरफ उतर रहा था। मैंने रुककर देखा। इधर चलें, मैंने कहा। आकाश ने घबराते हुए पूछा, अगर यह भी वैसा ही लोप हो गया तो? मैंने गहरी सांस ली। हम हर रास्ता आजमा कर ही निकलेंगे। हम दोनों धीरे धीरे उस पगडंडी पर उतर गए। कुछ ही दूरी पर नीचे एक खुला मैदान दिखाई दिया और मैदान के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना सा पत्थर का कुआं। कुएं के चारों तरफ कटीली झाड़ियां थी, कुछ सूखी हुई जैसे हाल ही में आग लगी हो। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी चीज ये थी कि कुएं के पास पड़ी थी एक पुरानी ट्रक की बॉडी। एक ऐसा ट्रक जो अब सिर्फ जंग खाए लोहे के ढांचे में बदल चुका था। उसकी पिछली टायरें मिट्टी में धसी थीं। केबिन की खिड़कियां टूटी और अंदर से कुछ अजीब सा गंध आ रही थी, जैसे वर्षों से कोई उस ट्रक में रहा हो या कोई उस ट्रक के साथ फंस गया हो। आकाश ने धीरे से कहा,
उस्ताद, क्या ये सच में वही जगह है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। आशीष वहीं ठिठक गया। उस्ताद देखो, वो ट्रक, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर ट्रक की बॉडी पर ध्यान दिया। बिल्कुल वही मॉडल, वही साइज, वही ढांचा, लेकिन नंबर प्लेट पूरी तरह मिट चुकी थी। मैंने धीरे धीरे केबिन की तरफ झांका। जो दृश्य सामने आया उसने मेरी रूह कांपा कर रख दी। जली हुई ड्राइवर सीट और उसके नीचे कुछ हड्डियां। आकाश एक कदम पीछे हटा और कांपते हुए बोला, यहां कोई मरा है उस्ताद, किसी की मौत हुई है, और वो भी इस ट्रक में। मैंने कुछ नहीं कहा, गला सूख गया था, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक रुक। हम दोनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसने कहा? कोई जवाब नहीं, बस हवा में हल्की सी हंसी तैर रही थी। एक ऐसी हंसी जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकाश का हाथ मेरे हाथ पर टिका था। उस्ताद, वापस चलते हैं, ये जगह, ये रास्ता सही नहीं है। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। हम दोनों ट्रक की तरफ लौटने लगे, लेकिन वो जंग खाया ढांचा अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हमारी ओर खींच लिया हो। मैंने उसकी बात मानी। हम धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन जो रास्ता अभी कुछ देर पहले झाड़ियों के बीच से आया था, वो अब कहीं था ही नहीं। रास्ता कहां गया उस्ताद? आशीष अब जोर से बोला, हम तो इसी से आए थे, ये पगडंडी कहां चली गई? मैंने चारों तरफ देखा, सिर्फ कंटीली झाड़ियां, वही कुआं, वही सूखा मैदान, लेकिन ऊपर की सड़क, कोई निशानी नहीं। हम अब एक ऐसे घेरे में फंस चुके थे जहां आने का रास्ता दिखता था, लेकिन वापस जाने का नहीं। आशीष अब मेरे कंधे से लग गया। हमें उस ड्राइवर ने फंसाया है उस्ताद, जो हमें शॉर्टकट बताकर गया था। वो आदमी, वो इंसान ही नहीं था। मैंने उसका कंधा मजबूती से दबाया। चुप रह, अभी नहीं, अभी हमें बस यहां से बाहर निकलना है। आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक और चीज दिखाई दी, एक लकड़ी का गेट, लेकिन गेट टूटा हुआ था, जैसे कोई बरसों से उसे छोड़कर चला गया हो। उस गेट के पीछे कुछ था ऐसा जिसे देखते ही रूह कांप उठे। कोहरा गेट की लकड़ी में घुसा हुआ था और कहीं कहीं से हवा के झोंके अजीब सी आवाजें कर रहे थे। आशीष ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी गेट पर डाली, और वहीं गेट के पीछे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मेरी सांस थम गई। उसके बाहर एक पुराना सा लैंप लटक रहा था, जिसमें से हल्की सी आग की लौ अब भी झिलमिला रही थी। गेट के ऊपर एक शब्द लिखा था, ठहराओ। बस एक ही शब्द। आकाश ने डर के मारे थूक निकला। हम कहां आ गए हैं उस्ताद? उसने कांपते हुए पूछा। मैंने धीमे स्वर में कहा, शायद वहीं जहां हमें कभी नहीं आना चाहिए था। लकड़ी का टूटा हुआ गेट हमारे सामने था, उस पर लटका हुआ छोटा सा लैंप, जिसकी हल्की कांपती लौ और हवा में बहती अजीब सी गंध, जैसे कहीं पास में कुछ जलाया गया हो, ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। मैंने गेट पर लिखा शब्द पढ़ा, ठहराओ। मानो वो हमसे कह रहा हो, यहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ झाड़ियां, घना जंगल और पास ही सूखा कुआं। आकाश धीरे से फुसफुसाया, उस्ताद, ये जगह नाम से ही खतरनाक लग रही है। सन्नाटा और हल्की कांपती लौ के बीच हमारी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे ये डेट सिर्फ एक ठहराव का संकेत नहीं, बल्कि हमारे ऊपर निगरानी रखने वाली किसी प्राचीन शक्ति की चेतावनी हो। मैंने कहा, नाम जितना भी डरावना हो बेटा, जब जगह की शक्ल इससे भी ज्यादा डराने लगे तो नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम दोनों ने गेट पार किया,
अंदर एक संकरी पगडंडी थी जो बाईं तरफ मुड़ रही थी। दाईं और कुछ नहीं था, सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, सूखा मैदान और कई जगह जले हुए लकड़ी के टुकड़े, जैसे वहां कुछ भयंकर जलाया गया हो। हम उस पगडंडी पर चलने लगे। हर कदम पर हमारे पैरों के नीचे कुछ ना कुछ आवाजें निकल रही थीं। सूखी पत्तियों का चटकना, कभी कभी लकड़ी का टूटना और झाड़ियों से खिसकने की हल्की फुसफुसाहट। करीब 10 मिनट चलने के बाद हमें दूर से एक आकृति दिखाई दी। कोहरे के पार वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही धोती, वही लाठी, वही खामोशी। उस्ताद, ये फिर वही है। आकाश की आवाज कांप रही थी। मैंने खामोशी में सिर हिलाया। कोहरा, सन्नाटा और उसकी खामोश परछाई, जैसे वो हमारे हर कदम को देख रहा हो, हर सांस पर निगरानी कर रहा हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब की बार इससे बात करनी होगी। हम दोनों धीरे धीरे उसके पास बढ़े। वो आदमी अब तक बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि हम आने वाले हैं। जैसे ही हम करीब पहुंचे, उसने अपनी आंखें खोली। गहरी धसी हुई आंखें, पर उनमें डर नहीं था, कोई भाव भी नहीं, बस खालीपन। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है? वो कोई जवाब नहीं देता। मैंने दोबारा पूछा, ये ठहराव क्या है? हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? तभी उसकी आवाज आई, धीमी, इतनी धीमी कि ऐसा लगा जैसे सैकड़ों साल पुराना रेडियो बज रहा हो, कांपती हुई और खौफनाक, सीधे हमारे दिमाग में उतरती हुई। उस आवाज में ना केवल शब्द थे, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी भी, जैसे ये जंगल, ये जगह और वो आदमी सब मिलकर हमें सावधान कर रहे हों या फंसाने आए हों। जिसने रास्ता बदला उसे मंजिल नहीं मिलती। बूढ़े की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, उस्ताद, हम यहां से बाहर कैसे जाएं? बूढ़े ने धीरे से अपनी लाठी उठाई और दाहिनी तरफ एक घने झुरमुट की ओर इशारा किया। उधर जाओ, वहां से निकल जाओगे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चलें? आकाश ने घबराहट में पूछा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। पीछे पलटकर देखा, वो बूढ़ा अब वहां नहीं था, गायब। आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जा ही रहे हैं तो जल्दी चलो। हम झाड़ियों के उस ओर घुसे। रास्ता बहुत तंग था। कई जगह कांटों ने हमारी कमीजें फाड़ दी, हाथ कट गए, लेकिन हम चलते रहे। कुछ ही देर बाद रास्ता थोड़ा खुला और सामने दिखाई दिया एक पुराना सा मिट्टी का घर, जिसके दरवाजे पर जमी धूल और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े थे। जैसे ये घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी को अंदर खींचने के लिए तैयार हो। एकदम अकेला, चारों तरफ सन्नाटा और खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। कोई रहता है क्या यहाँ? आकाश ने डरते हुए पूछा। मैंने धीमे स्वर में कहा, अब जो भी हो चलकर देखना ही पड़ेगा। हम उस पुराने घर के पास पहुंचे। दरवाजा आधा सड़ा हुआ था। मैं धीरे से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हम अंदर घुसे। कमरे में केवल एक लकड़ी की मेज, 2 पुरानी कुर्सियां, दीवारों पर जाले और एक कोने में हनुमान जी की टूटी मूर्ति रखी थी। आकाश दौड़ता हुआ उस मूर्ति के पास गया। उस्ताद, देखो ये क्या है? उसने कहा। मैंने गौर से देखा। ये मूर्ति मेरे दादा के घर में रखी वही जैसी थी। यही चेहरा। ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैं कुछ नहीं कह पाया। मेरी नजरें अचानक मेज पर रखे कागजों पर टिक गई। मैंने कागज उठाया और पढ़ा, जो यहाँ आता है वह ठहर जाता है। हवा ठंडी हो गई और कमरे की खामोशी अब किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। हमेशा के लिए। मेरे हाथ से कागज फिसल गया और उसी वक्त पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस्ताद! आकाश चिल्लाया। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, उसे खींचा और धक्का मारा, लेकिन वह दरवाजा जैसे किसी ठोस पत्थर का बन गया हो, हिला तक नहीं। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम आ गए, अब कभी नहीं जाओगे। दरवाजा जोर से बंद हुआ, तेज आवाज के साथ। तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कंधों पर भारी बोझ रख दिया हो।
हम दोनों कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। मैं दरवाजे को खींचता रहा, आकाश पीछे पीछे धक्का देता रहा, पर दरवाजा हिला तक नहीं। उस्ताद, क्या हम अंदर बंद हो गए? आकाश की आवाज कांप रही थी, जैसे उसका गला सूख गया हो। मैंने कहा, दीवार देख, शायद कहीं खिड़की हो। आकाश दीवार की ओर भागा। खिड़की दिखी, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा धुंध और अंधेरा था, जैसे दुनिया ही गायब हो गई हो। ट्रक के केबिन में अचानक ठंड बढ़ने लगी। हवा का एक अजीब सा झोंका अंदर आया और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हल्के हल्के हिलने लगी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह तस्वीर किसी आदमी की थी, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, लंबी लंबी मूंछें, और उसके पीछे धुंध में एक पुराना ट्रक खड़ा था। मैं बुदबुदाया, ये कौन है? आकाश ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, ये भी कोई ट्रक ड्राइवर होगा क्या? मैंने तस्वीर को फिर गौर से देखा और उसकी आंखों में झांकने लगा। तस्वीर तो वही थी, पर अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो आंखें हमें भी देख रही हों, बिल्कुल ठंडी, स्थिर, पर जिंदा। तभी कमरे के मेज के पास रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। हम दोनों तेजी से उसी ओर पलटे। कुर्सी धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी और मेज पर वही कागज फिर से आ गया, जिसे मैंने कुछ मिनट पहले जमीन पर गिरा दिया था। मैंने कागज उठाया और पढ़ा। उसमें नया शब्द लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। मैंने कागज नीचे फेंक दिया। आकाश अब कमरे के कोने में बैठ गया था, सिर थामे हुए। हमें माफ कर दो, जो भी है हमें जाने दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे उठाया और कहा, कमजोर मत बन, अभी नहीं। तभी कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी के कदम मिट्टी पर पड़ रहे हों। हम दोनों एक साथ गर्दन घुमाकर देखा। कोना पूरी तरह खाली था, लेकिन वहीं पर रखी हनुमान जी की टूटी मूर्ति का चेहरा उल्टा पड़ा हुआ था, और उस पल जैसे पूरी हवा ठहरी गई हो। मैंने मूर्ति को सीधा किया और देखा कि उसकी आंखों से काला तरल निकल रहा था, जैसे कोई जबरदस्त दर्द में रो रहा हो। आकाश की आवाज कांप रही थी, उस्ताद, ये जगह इंसानों की नहीं लगती। शायद यही उसका इलाका है जिसने हमें उस रास्ते पर भेजा। तभी कमरे में रखा दराज अपने आप खुल गया। डरते हुए मैं उसके पास गया और अंदर झांका। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। नाम लिखा था, हरनाम सिंह, ट्रक ड्राइवर। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना धुंधला था, दूसरा फटा हुआ। मैं यहाँ फंस गया हूँ। ये घर नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये एक भूल है। मुझसे भी एक अजनबी ने यही कहा था, शॉर्टकट लो, और तब से मैं यही हूं। अब मैं इंसान नहीं रहा। हम दोनों की रूह कांप उठी। हरनाम सिंह, एक और ट्रक ड्राइवर, वो भी यहां फंस गया था, और अब हमें समझ आ गया कि हम केवल शुरुआत में ही थे। जो रास्ता हमने चुना था वो हमें कभी सामान्य दुनिया में वापस नहीं जाने देगा। उस्ताद, वही ट्रक जो कुएं के पास खड़ा था। मैंने सिर हिलाकर देखा। शायद तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर फिर वही घना धुंध छाया हुआ था, पर इस बार धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, झुकी हुई गर्दन, और सिर पर वही कपड़ा जो उस ड्राइवर ने पहना था, वही जिसने रास्ता बताया था। उस्ताद, वो वही हैं, आशीष ने कांपती आवाज में कहा। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। परछाई धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रही थी, और उसका चेहरा वही चेहरा जो दीवार पर लगे चित्र में था। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। कमरे की सीमाएं जैसे गायब हो रही थीं, और कोहरे के भीतर से वह परछाई अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। लंबा कद, झुका हुआ सिर, गले में लटकता वही गमछा, सही वही इंसान जिसने आस्ते में कहा था, शॉर्टकट ले लो, सीधे पहुंच जाओगे। और अब वह हमारे सामने खड़ा था। लेकिन उस प्राणी के चेहरे पर कुछ अजीब था। उसका चेहरा स्थिर नहीं था। हर पल ऐसा लगता जैसे उसके भीतर कोई हलचल हो रही हो,
चेहरे पर कुछ हिलता नहीं था, लेकिन अंदर से सब बदल रहा था, जैसे नकाब के नीचे कई और चेहरे छुपे हों। मेरा साथी रवि मेरे कंधे को कसकर पकड़ता है। तो देख रहा है ना, ये हमारे सामने है। मैं कुछ नहीं बोल पाया, गला सूख चुका था। वह प्राणी या जो कुछ भी वो था अब कमरे के अंदर आ चुका था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, हल्की लेकिन भारी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर कोई विशाल बोझ पड़ रहा हो। मिट्टी तक को उसके वजन का असर महसूस हो रहा हो। वह हमारे सामने खड़ा हुआ। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? वह चुप रहा। फिर उसकी आंखें ऊपर उठी, साफ, पूरी तरह काली, कहीं भी सफेदी का कोई निशान नहीं। उस पल मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। ये कोई साधारण इंसान नहीं था। ये कोई ऐसा प्राणी था जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक गहराई, एक खालीपन, जैसे एक भयानक खड्डा। और फिर उसके मुंह से आवाज निकली। आवाज में ना तो इंसानी गर्मी थी, ना कोई भावना, बस एक सूखा, थका हुआ, रुका हुआ स्वर। हम यहां क्यों फंसे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि तुमने माना जो नहीं मानना चाहिए था। किसकी बात? मेरी ही। और तभी उसका चेहरा बदलने लगा। हमारी आंखों पर विश्वास ही नहीं रहा। पहले वह उस ड्राइवर जैसा था, फिर धीरे धीरे बदलने लगा। चेहरा लंबा हुआ, फिर छोटा, फिर किसी और आदमी का चेहरा, फिर बूढ़ा चेहरा, और अचानक वो वही बूढ़ा था जिसने हमें रास्ते पर मोड़ा था। उस्ताद, ये वही बूढ़ा है, आशीष चिल्लाया। मैं समझ गया, ये प्राणी हर बार अलग अलग रूप में आता है। वह बोला, हर किसी को रास्ता दिखाता हूं। कोई शॉर्टकट चाहता है, कोई मंजिल जल्दी चाहता है, और कोई भागना चाहता है। मैंने कहा, मैं बस उन्हें वही देता हूं जो वे खुद मांगते हैं। फिर मैं एक कदम आगे बढ़ा और कड़ा स्वर में पूछा, तो इंसान नहीं है तो क्या है? वह धीरे धीरे मुस्कुराया, एक थकी हुई खाली सी मुस्कान। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो रास्तों के बीच रहता हूं, जिसे कोई नहीं जानता, पर हर कोई कभी ना कभी मुझसे मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ये साया है, कुछ कहते हैं भटकती आत्मा, कुछ बस गाइड, पर असल में मैं सिर्फ वही हूं जो ठहराव देता है। उसका गमछा अपने आप खुलने लगा। गले में लटकी टूटी हुई घड़ी दिखाई दी। उस घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। जो मेरे पास आता है उसका समय नहीं लौटता, वो यहीं रुक जाता है। मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर वही पुरानी तस्वीर अब धुंधली होने लगी थी, जैसे उसमें से रोशनी खींच ली गई हो। मैंने जेब से हनुमान जी की छोटी मूर्ति निकाली, वही जो ट्रक में पड़ी थी। जैसे ही उसने मूर्ति देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और उस पल मुझे लगा शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। तुम वो ले आए हो जो मेरी सीमा से बाहर है? हाँ, मैंने कहा, अब हम रुकेंगे नहीं। मैंने मूर्ति उसकी तरफ बढ़ाई। उसके कदम अचानक रुक गए, चेहरा कांपने लगा, गले की घड़ी जोर से झनझनाई और वो परछाई पीछे हटने लगी। चल आशीष, मैंने चिल्लाया। हम दोनों कमरे से बाहर भागे। वो दरवाजा जो अब तक बंद था अपने आप खुला पड़ा था। बाहर अब कोहरा नहीं था, सिर्फ एक पतली सी पगडंडी थी जो जंगल से बाहर की ओर जा रही थी। हम दोनों उसी पगडंडी पर दौड़ पड़े। पीछे से उसकी आवाज आई, तुम जा रहे हो, पर मैं यहीं रहूंगा, किसी और के इंतजार में, किसी और शॉर्टकट के लिए। हम भागते रहे, बिना पीछे देखे, बिना रुके, सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर कि शायद अब बाहर का रास्ता मिलेगा। पेड़ों की लंबी कतारें दोनों तरफ खड़ी थीं, लेकिन अब उनमें वो डरावनी चुप्पी नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। अब सिर्फ खालीपन था, जैसे ये रास्ता सिर्फ हमारे गुजरने के लिए बनाया गया हो। आशीष हाफता हुआ मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैंने पीछे देखे बिना कहा, डर अब सामने आ चुका है, अब हमें नहीं रोक सकता। करीब 15 मिनट तक लगातार सफर करने के बाद रास्ता थोड़ा समतल हुआ। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां मिट्टी की एक ऊंची ढलान थी और उसके नीचे दूर तक फैला मैदान दिखाई दे रहा था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी, जैसे सूरज उगने ही वाला हो।
उस्ताद जो मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत झलक रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद अब हम सुरक्षित इलाके में आ गए हैं। ढलान से नीचे उतरते ही हमें एक टूटी फूटी सड़क मिली। सड़क पर काले निशान थे, जैसे पुराने ट्रकों के टायरों के। ये वही पुराना रास्ता लग रहा था जिस पर कई बार सफर किया गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना बोर्ड मिला, जंग खाया हुआ धातु, लेकिन उस पर नाम साफ लिखा था, भोरगढ़ घाट रोड, मध्य प्रदेश सीमा 4 किलोमीटर। उस्ताद खुशी से चिल्लाया, हम बच गए, हम सुरक्षित हैं। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हवा में अब ठंडक थी, लेकिन वो डरावने ठहराव जैसी घुटन नहीं थी जो हमें पिछले कुछ घंटों से घिरे हुए थी। मुझे एहसास हुआ, ये सफ़र भले ही ख़त्म हुआ था, लेकिन उस रात की डरावनी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हम थोड़ी और दूरी तय कर चुके थे, तभी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा था और पास में एक औरत रोटी सेंक रही थी। मैंने धीरे से आशीष से कहा, सावधान रहना, अब किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन दुकान की शक्ल बिल्कुल आम लग रही थी और हमारे पैरों ने अपने आप वहां ठहरना तय कर लिया। बूढ़े आदमी ने बोला, कहाँ से आ रहे हो भाई? सुबह सुबह बहुत परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा, भटके हुए थे, अब रास्ता मिल गया लगता है। अच्छा, तो आप भी वहीं से आए हैं? उसकी बात सुनते ही मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों में जा टिकीं। वहां? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, उस जंगल के उस पार जहां एक पुराना रास्ता है जिसे छाया रास्ता कहते हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुरा और बोला, मैं यहीं हूं पिछले 20 साल से। हर साल 2-3 ट्रक वाले उस रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ कभी लौटते नहीं, और जो लौटते हैं उनकी आंखें कभी सीधी नहीं होती। मैं चुप था, आशीष भी कुछ कह नहीं पाया। बूढ़ा आगे बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। मैंने धीरे से पूछा, जो लौटते नहीं उनके साथ क्या होता है? बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, वे ठहर जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। एक जगह फंस जाते हैं, समय उनके लिए आगे नहीं बढ़ता। ट्रक वहीं, लोग वहीं, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं आती। हमने चाय पी और थोड़ी देर वहीं बैठे। फिर जैसे ही हम सड़क पकड़कर चल पड़े, पीछे से बूढ़े की आवाज आई, सावधान रहना, छाया रास्ता कभी किसी को माफ नहीं करता। अगर उस गमछा पहने ड्राइवर को फिर कभी देखो तो उसे मत सुनना। मैं ठिठक गया, धीरे धीरे पीछे पलटा, लेकिन वहां दुकान थी ही नहीं, सिर्फ सूखा मैदान और जमीन पर उड़ती राख। आशीष ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में बाहर निकल आए? मैंने अपनी जेब से घड़ी निकाली। समय था 6:27। घड़ी की सुई अब सही दिशा में चल रही थी। मैं सिर हिलाकर बोला, हाँ, लगता है अब सच में सुबह हो चुकी है। हम सड़क पर आगे बढ़ते रहे। घड़ी अब 7 बजे दिखा रही थी। सड़क अब साफ थी, दाएं बाएं खेत और दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे थे। लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद हमें एक पुरानी छोटी बस स्टॉप जैसी छत दिखाई दी। उसके नीचे बेंच और पास ही पानी का हैंडपंप था। हम दोनों वहीं रुक गए। आशीष वहीं बैठ गया, उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं हैंडपंप से पानी निकालकर अपनी हथेली में लिया और मुंह पर मारा। ठंडा, साफ, असली। हम सच में बाहर आ चुके थे, लेकिन उस रात की यादें, उस छाया रास्ते और भयानक भूत का डर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उस्ताद आशीष ने लंबी सांस छोड़ी। क्या अब सब खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी सब कुछ अधूरा था। जो हमने देखा वो किसी सपने जैसा था, लेकिन इतना सच कि शरीर तक कांप जाता था। तभी बस स्टॉप के पीछे से धीरे धीरे मगर पक्का कदमों की आवाज आई। हमने गर्दन घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, सादा धोती कुर्ता, हाथ में लाठी, कंधे पर झोला। उसकी चाल में न थकान न ठहराव, बस एक अजीब सी शक्ति। वो सीधे हमारे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी, जैसे हमारे भीतर झांक रही हों। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बोला, निकाल लाए खुद को। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं?
वो बोला, मैं वही हूं जो पहले ही मिल चुका है तुमसे, लेकिन तब तुमने मेरी पहचान नहीं देखी क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि देखो। आशीष कांपते हुए खड़ा हो गया। वो जंगल, वो ठहराव, वो ड्राइवर, आप जानते हैं? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। जानता नहीं बेटा, देखा है, भोगा है, और अब मैं उसका पहरेदार हूं। मैंने ध्यान से उसकी बातें सुनी। क्या आप हमें बता सकते हैं वो जगह असल में क्या है? वो ड्राइवर कौन है और वहां से कोई क्यों नहीं लौट पाता? बूढ़ा ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी। एक लंबी सांस लेकर बोला, आज से लगभग 27 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था। बूढ़ा आदमी बोला, मेरा नाम ब्रिजलाल है। मैं उसी रास्ते से जाया करता था, नागपुर से कोलकाता की सप्लाई। मैं एक बार भी एक ड्राइवर साथी की सलाह पर शॉर्टकट पर गया था, ठीक वैसे ही जैसे तुम गए थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर रास्ता 2 भागों में बंट गया और मैंने एक बूढ़े आदमी की बात मानी। वो आदमी मैं ही था, या शायद मैं बन चुका था, क्योंकि उस दिन मैं बाहर नहीं आया। मैं उसी जंगल में फंस गया। मेरे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और फिर मैंने देखा एक पुराना टूटा घर जिसका नाम था ठहराव। मैं वहीं रुका और फिर वो आया, वही जिसे तुमने देखा। वो गमछा पहने ड्राइवर, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, हर रूप में बदलता, लेकिन उसका चेहरा कभी एक नहीं रहता। वो इंसान नहीं था, ये कोई छाया थी, एक आत्मा नहीं, बल्कि रास्ता बदलने की कीमत। हर बार जो इंसान गलत रास्ता चुनता है, हर बार जो अपने विश्वास से भटकता है, हर बार जो जल्दी मंजिल पाना चाहता है, उससे वो मिलता है। वो किसी को मारता नहीं, बस रोक देता है। वो आदमी तुम्हारे मन के अंदर आता है, तुम्हारे भरोसे में उतरता है और फिर तुम्हें ऐसे रास्ते पर मोड़ता है जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती। मैं कांपते हुए पूछा, तो आप वहां से कैसे बचे? वो बूढ़ा मुस्कुराया। मैं बचा नहीं था, मैं वहीं रह गया। मेरा शरीर वहीं रह गया, लेकिन मेरी आत्मा बाहर आ गई, उस जगह को चेतावनी देने के लिए। अब मैं इंसान नहीं हूं, मैं उन लोगों को रास्ता दिखाता हूं जो उस तरफ जाते हैं, लेकिन कम ही लोग मेरी बात सुनते हैं। मैंने डरते हुए पूछा, आपने हमें उस दिन क्यों नहीं रोका? ब्रिजलाल ने मेरी आंखों में देखा। रोका था बेटा, जब मैंने रास्ता बताया था तुमने सुना नहीं। तुमने उस छलावे को पहले ही मान लिया था, और जब इंसान अपने डर को छोड़कर लालच चुनता है तो वो किसी की नहीं सुनता। आशीष के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने धीमे से पूछा, जो लोग वहां फंसे रहते हैं वो मरते नहीं तो फिर क्या होते हैं? ब्रिजलाल ने गंभीर स्वर में कहा, वे ठहर जाते हैं। उनका समय, उनकी सोच, उनकी आत्मा सब वहीं रुक जाती है। धीरे धीरे वे खुद उस जाल का हिस्सा बन जाते हैं। हरनाम सिंह, जिसकी डायरी तुमने देखी थी, हाँ, वो भी एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। शायद वही था जिसने दरवाजा खोला, और शायद वही जिसने उसे बंद किया। मैंने सिर झुका लिया। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ब्रिजलाल ने जेब से एक छोटा ताबीज निकाला और मुझे दिया। इसे रखो, अगर दोबारा उस रास्ते के करीब भी जाना पड़ा, ये ताबीज तुम्हें पहचान दिलाएगा कि तुम वहां के नहीं हो। मैंने ताबीज लिया और दिल से लगाया। हमने ब्रिजलाल से विदा ली, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो वहां नहीं था। सिर्फ हवा में उसकी लाठी की हल्की खटखटाहट और उसके शब्द तैर रहे थे। शॉर्टकट हमेशा मंजिल तक नहीं ले जाता, कभी कभी वो सीधे ठहराव तक पहुंचा देता है। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। कुछ लोग सुबह की हल्की आवाजों में काम कर रहे थे। एक चाय की दुकान थी और मैदान में बकरियां धीरे धीरे चर रही थीं। लेकिन माहौल अभी भी अजीब तरह से ठहरा हुआ लग रहा था, जैसे सन्नाटा अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। आशीष अब पहले से शांत था।
उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। मैंने कहा, तू थोड़ा सो ले, मैं चाय लाता हूं। मैं दुकान की तरफ गया, चाय ली, वापस आया, लेकिन आशीष वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वो खुद गायब। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर किसी से पूछा, अरे भाई, क्या तुमने एक लड़का देखा? यहीं बैठा था अभी। सबने सिर हिला दिया, नहीं, किसी को नहीं देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय का कप वहीं गिरा दिया और पागलों की तरह पूरे गांव में दौड़ने लगा। गली दर गली, खेतों के किनारे, पेड़ों के नीचे। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर आधा घंटा बीत गया। आशीष कहीं नहीं मिला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एहसास, वही सूनापन, वही घुटन जैसा ठहराव में हुआ करता था। एक अदृश्य खिंचाव मुझे फिर उसी दिशा में खींच रहा था। मैं थककर वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे साथ था, उसने सब कुछ देखा, सब झेला। अब जब हम बाहर निकल आए हैं, तो वो कैसे गायब हो गया? तभी मेरे ठीक पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, तू तो कह रहा था सब खत्म हो गया, तुम तो बाहर आ गए, पर वो नहीं आ पाया। मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा की गंध वही थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए घर की दीवारों से आती हो। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आ, आशीष को कहां ले गया? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी जली हुई गहरी हंसी जो हवा में कहीं गूंजती चली गई। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे। एक तो इसे यहीं खत्म मानकर घर लौट जाऊं, 2 या फिर दोबारा उसी डरावने रास्ते की तरफ लौटूं जहां से हम बाहर आए थे। मैंने अपनी जेब में रखा ताबीज टाइट पकड़ा और बिना किसी को कुछ बताए मैं वापस मुड़ गया। वो रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। पेड़ वही थे, झाड़ियां वही थीं, लेकिन सब कुछ जैसे रुक रुक कर हिल रहा हो, जैसे सब मेरी नजरों के हिसाब से खुद को सेट कर रहा हो। करीब 1 घंटे चलने के बाद मैं उसी पुराने रास्ते के पास पहुंचा, जहां पहले वो गेट था जिस पर लिखा था ठहराओ। लेकिन इस बार गेट नहीं था, बस 2 पेड़ों के बीच खुला सा मैदान, और मैदान के बीचों बीच खड़ा था वही ट्रक, हमारा ट्रक। मैं जैसे दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया। सब कुछ वैसा ही था, टूटी सीट, पीछे पड़ा पानी का डिब्बा और केबिन में टंगी वही हनुमान जी की फोटो। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक के दरवाजे को हाथ लगाया, पीछे से आवाज आई, रुक जा। मैं पलटा, ब्रिजलाल खड़ा था। तू फिर से उसी जगह आ गया है बेटा, अब सोच ले, एक बार और अंदर गया तो लौटेगा नहीं। मैंने कहा, अब मेरे क्लासी को ले गए हैं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। वो चुप रहा, फिर धीरे से ताबीज की तरफ इशारा किया। अगर ये साथ है तो शायद तुझे अंदर का रास्ता दिख जाए। मैंने ट्रक की खिड़की खोली। अंदर की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन इस बार डर नहीं, कुछ कह रही थी, कुछ रास्ता बता रही थी। उस्ताद आशीष ने लंबी सांस छोड़ी। क्या अब सब खत्म हो गया? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि अंदर अभी भी कुछ अधूरा था। जो हमने देखा वो किसी सपने जैसा था, लेकिन इतना सच कि शरीर तक कांप उठता था। तभी सीट पर पड़ा आशीष का रुमाल धीरे सरक गया और सीट के नीचे से एक कागज निकला। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैं वहीं हूं जहां सब शुरू हुआ, अगर वाकई निकल सको तो आ जाना, तुम्हारा आशीष। मैंने ट्रक की तरफ देखा। होंठ सूख गए, लेकिन दिल अब शांत था। अब मुझे पता था, मुझे वापस जाना ही होगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। हाथ में वही कागज था, जहां सब शुरू हुआ, वही पुराना घर, वही ठहराव। मैंने अपनी कमर से ताबीज खोला और गले में पहना। अब इरादा साफ था। मैं डरने नहीं जा रहा था, मैं टकराने जा रहा था। जैसे पहली बार वो टूटा हुआ गेट और झूलता लैंप दिखा था, उसी दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, ना गेट, ना बोर्ड,
न लैंप, बस खुला मैदान और बीच में अंधेरे का पैबंद, जैसे किसी ने जगह काटकर अंधेरा भर दिया हो। बिना हिचक मैं उस ओर बढ़ा। जैसे ही अंदर गया, वही हवाओं का बदलता रुख, वही पेड़ों की रुकती छलती शाखाएं, वही ठंडी लेकिन अब भी जलती हुई हवा। मैं ठहराव के दरवाजे के सामने खड़ा था। वही पुराना मिट्टी का मकान, वही झुका हुआ दरवाजा, लेकिन इस बार दरवाजा पहले से खुला था। कमरा वैसा ही था, वही टूटी कुर्सी, वही टेबल, लेकिन दीवारों पर कुछ नई चीजें थीं। फोटो फ्रेम्स, हर फ्रेम में अलग अलग ड्राइवर की तस्वीरें, और सबसे नीचे लिखा था छूटे हुए। मेरी आंखें वहीं अटक गईं। एक फोटो आशीष की थी। मैं आगे बढ़ा, दीवार को छूने ही वाला था कि कमरे के कोने से वही आवाज आई, अब की बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पलटा, वो खड़ा था, वही गमछा पहने ड्राइवर, लेकिन चेहरा आधा आशीष जैसा, आधा अजनबी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू क्या बन गया है? वो हंसा, मैं कुछ नहीं बना, लोग खुद मुझे बना लेते हैं। मैं तो सिर्फ एक दरवाजा हूं, तू खोलता है और फिर लौट नहीं पाता। मैंने जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकाली। अब की बार मैं बंद करने आया हूं उस दरवाजे को जो तू बन गया है। वो चीखा, तू आशीष को चाहता है? ले जा, पर पहले खुद को छोड़। मैंने आंखें बंद की, मन में हनुमान चालीसा दोहराई, फिर मूर्ति उसकी ओर फेंकी। मूर्ति जमीन पर गिरी और तेज रोशनी फैल गई। वो चीखता रहा, चेहरा पिघलने लगा, हर वो चेहरा जो उसने ओढ़ रखा था। ड्राइवर, बूढ़ा, बच्चा, एक एक करके गायब हो गए। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, फर्श कांपने लगा। पीछे एक और कमरा खुला। वहां आशीष बैठा था, हाथ बंधे, आंखें बंद। मैं दौड़ा और उसकी रस्सियां खोली। आंखें खोल आशीष, मैं आ गया। वो आंखें खोली, पहले धुंधली, फिर पहचानती हुई। उस्ताद, आप साथ हैं। हम दोनों बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वो साया फिर सामने था। अब कमजोर, चेहरा धुंधला, चाल लड़खड़ाती। वो बोला, हर बार कोई बच नहीं पाता, तू अलग कैसे? मैंने कहा, क्योंकि मैंने डर को जवाब नहीं दिया, रास्ता नहीं चुना, साथी को चुना। वो चुप रहा। अब दरवाजा बंद होगा। मैंने ताबीज उसकी ओर फेंका और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम बाहर आ चुके थे। असली सूरज आसमान में था। हमारा ट्रक वहीं खड़ा। मैंने इंजन स्टार्ट किया, पहली बार में चालू हुआ। आशीष चुपचाप मेरी बगल में बैठा था। हमने कोई बात नहीं की, लेकिन समझ चुके थे हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सीधे अंधेरे की कोख में उतरते हैं। हमने ट्रक फिर से चलाया। रास्ते में हनुमान जी की मूर्ति और वही ताबीज हमारे साथ था। और जब कोई अजनबी शॉर्टकट सुझाता, हम बस मुस्कुराते, कहते शॉर्टकट से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। लेकिन रात के समय कभी कभी ट्रक की हेडलाइट सीधी आगे जाती तो कुछ सेकंड लगता, जैसे सामने कोई खड़ा है, गमछा बांधे, सिर झुकाए, रास्ता दिखाने को तैयार। मैं कभी नहीं रुकता, बस हल्के से ताबीज छूता और ट्रक थोड़ा तेज कर देता, क्योंकि मुझे पता है वो अभी भी वहीं है, ठहरा हुआ, किसी अगले जल्दबाज का इंतजार करता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।